अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हाल रूही को अपने नाज उठवाने का यह तरीका सरासर गलत लगा। यकीनन ये भी आम आशिकों में से कदर नहीं था। रूही अब तक उसकी जिन्होंने ठीक से पहचान नहीं सकी थी। हाजिर की जद में आकर कार के इंजन से धुआं बरामद हुआ। रूही ने अपने आप को मलम्मत करते हुए दिल ही दिल में खुद को कोसा। ट्रैफिक पुलिस भागते हुए हादसे के पास पहुंचे, पर ये भी ने अपना रोज मारते हुए इन एहलकारों को किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से रोक लिया। पुलिस के साथ मामला निपटाकर मजबूरन उनको पैदल चलना पड़ा। एक खुले मैदानी इलाके गुजरते हुए उन्हें तमाशाइयों का रश मिला। यहाँ क्या हो रहा है? रूही ने झिझकते हुए पूछा। स्ट्रीट फाइट है, कोई जापानी सुमो पहलवान आया हुआ है। हर हासो आम को उसे मुकाबला करने का मौका दिया जा रहा है। ये भी आम अंदाज में जवाब दिया। उसे रूही पर बेजा बरसने पर शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए हर मुमकिन कोशिश उसने अपना लहजा दोस्ताना बनाया। चलो हम भी देखते हैं। रूही ने दिलचस्पी जाहिर की। ये भी इनकार करके पीछे रूही को खफा करने का रवादार नहीं था, इसलिए खामोशी से मुकाबले की जाने बढ़ गया। फाइट रिंग के करीब पहुंचकर ए भी एक कदम पीछे हुआ और रूही के लिए हिफाजती हसार में अंदर दाल होने का रास्ता बनाने लगा। एक पल के लिए रूही को उसके दिमागी सेहत पर शक होने लगा। कभी वो उस पर जानिसार होने का जज्बा जाहिर करता और कभी उसकी जान लेने को तैयार रहता। वो बैक वक्त उसके हीरो और विलन दोनों का किरदार निभा रहा था। ये भी रश को पीछे करता हुआ रूही को रिंग के करीब लेकर गया और तेज नजर से माहौल को मुशाहिदा करते हुए उसके साथ खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं उसे डर था कि मियाँ बाई का कोई आदमी उसे किसी लड़की के साथ ना देख ले। ये भी किसी सूरत अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वालों को रूही की बनक पड़ने का हामी न था। है कोई माइका लाल जो इस पहलवान का मुकाबला कर सके, कोई नौजवान होन जो मेरे सुमो चैंपियन को हरा सके। मेजबान तमाशियों के जानब सदा लगाई। हेलो मिस्टर, ये फाइट करेंगे। रूही ने मजबूती से एबी का हाथ उठाई, बुलंद आवाज सदा लगाकर मेजबान को अपनी जानब मतवज्जो किया। रूही, व्हाट्स द बिहेवियर? एबी दबी दबी आवाज में गुस्सा हुआ। क्यों डर गए? सुमो पहलवान से मुकाबला नहीं कर सकते? रूही ने जिताते हुए चिंगारी भड़काई। सिर्फ मुझे ही डरा धमका सकते हो? अब इस सोमो पहलवान से लड़कर दिखाओ, तब मानो कि तुम्हारी दादागिरी। आड़ी फिक्रा कहते हुए रूही ने गुस्सीली नजर से उसको देखा। क्यों नौजवान, क्या इरादा है? लड़ने से पहले हाथ तस्लीम कर ली। मेजबान ने एबी के रुतबे से बेखबर उस पर जुमला कसा। एबी रूही को देखते हुए रिंग के अंदर दाखिल हो गया। अब आएगा मजा, जब दो हाथ लगेंगे सारी अक्ल निकल जाएगी। रूही ने दिल ही दिल में सोचा। एबी मैस रूही को देख रहा था। रूही के लबों पर मैनी मुस्कुराहट फैल गई, तो ज्यादा देर भड़का न रह सकी। एबी ने बाएं हाथ से अपनी जानब बढ़ते हुए सुमो पहलवान का हाथ जकड़ लिया और मुड़ते हुए उसके अकम में आकर उसके अपने दायां बाजू पहलवान के कोने के नीचे जोड़ पर रसीद करते हुए बाएं हाथ की पूरी कुव्वत से पहलवान का हाथ खींचा। कटाक की आवाज के साथ पहलवान की कोने का जोड़ टूट गया। रूही की शाख से आंखें बड़ी होगी और दिल दहल गया। उसके गर्दन के बीच हरा मगज के हिस्से पर एबी ने जोरदार जरब लगाई और पहलवान कराता हुआ जमीन बोस हो गया। एबी रिंग से बाहर आ गया। उसका रुख रूही की जानब था। रूही बेएहतियार पीछे होने लगी। शहजादी साईं, आपने मुझे कोई सड़क छाप लफंगा समझ लिया है क्या? दरश्तगी से कहते वो रूही की तस्वीर करने लगा। आई एम फ्रॉम अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर हूँ मैं। आधी दुनिया मेरे नाम से कामती है और आप मुझे यूं चैलेंज कर रही हैं। उसकी आंखों में देते हुए उसने अपनी असल पहचान बताई। बड़ा मेरा ख्याल है अब आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी, उसने जताते हुए तारीफ चाही। रूही की आंखों में नमी उतरते देखकर एबी ने लब बीच लिए और मैदान से बाहर आ गया। रूही सस्त रवि से चलती हुई सुस्त रवि से चलते हुए बाहर निकली तो एबी के मुहाफत उसकी कार लिए मुहद्दम अंदाज में सर झुकाए खड़े हुए थे। उसके करीब आते ही एबी ने फ्रंट सीट का डोर खोला और आईब्रो के इशारे से रूही को अंदर बैठने का कहा। वो खामोशी से कार में सवार होगी। एबी ने मुहावजों को चंद जरूरी हदायत दी, फिर ड्राइविंग सीट पर आकर कार जन लेकर दौड़ाई। हॉस्टल के सामने कार रोककर एबी ने रूही की जन्म देखा, जो अब तक सदमे में थी। उसकी नजर खुद पर महसूस करके रूही का जब टूट गया। आई एम सॉरी, रूही ने माजरत चाही और चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। एबी के दिल को बहुत कुछ होने लगा। पीठ पीछे पर रूही को जितना मीट रुला चुका था, पर अब वो रूबरू उसके आंसू एबी से दिख नहीं। शहजादी साईं, एबी सीट पर आगे को हुआ। उसने रूही को चुप करवाना चाहा, पर वो सहम कर पीछे हो गई। उसके रोने की रफ्तार रोज जोर पकड़ने लगी। अच्छा अच्छा, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, प्लीज स्टॉप क्राइंग। एबी को रूही के रोने से तकलीफ होने लगी। उसने बाद दिल हनवास्ता रूही से दूर जाने का फैसला किया। आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, प्लीज मत रोएं प्लीज। वो अलग अलग तरीके से मनाने लगा। रूही ने सिसकते हुए चेहरे पर से हाथ हटाए, मुश्किल अपने आंसू साफ करती हुई उसने कहा दरवाजा खोला। उम्मीद है अपने वादे पर कायम रहोगे, उसने रोंदी हुई आवाज में पूछा और रूह पूरा मोड़कर एबी को देखा। उसकी सूजी आंखें और सुरह नाक देखकर एबी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। उसने निचला लब दादू में दबाया, साथ इस बार में हिलाया। रूही जवाब दिए बगैर कार से उतरी और हॉस्टल के अंदर भाग गई। जब्त की शिद्दत से एबी स्टीयरिंग पर मुक्के बरसाने लगा। चंद सानिये बाद खुद पर काबू पाकर वो वहां से रवाना हो गया। माजी कॉलेज कॉरिडोर में ही आजाद और मीराम का सामना हुआ। कल जो आपने किया वो दोबारा कभी मत कीजिएगा, भूल कभी मेरे घर मत आइएगा। मीराम ने सद मेहरी से जवाब दिया। पर तुमने मुझे माफ कर दिया ना? आजाद ने उसके लहजे पर शौक हुआ। वो तो बस अम्मा के सामने कह दिया था। आपने जो किया वो इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। मीराम का गुस्सा गोश बरकरार था, मानता हूँ,
पर मुझे सब ठीक करने का एक मौका तो दो। उसने कल के ही अंदाज में अपना फिक्रा दोहराया। मुझे किसी की मौका देना और ना ही कुछ ठीक करवाना है। मैं अकेली काफी हूँ। मेरा इतना कहती क्लास की जाना बढ़ गई। क्लास में 10 लोग अपनी सीट पर जा बैठी। पिछले 2 माह से उसके दाएं बाएं और आगे पीछे की सीट खाली होती। किसी ने उसके करीब बैठना भी गौरा नहीं किया। जिद में तुम मुझसे नहीं जी सकती मेराम। अज़हात ने मेराम के रवैये को नया नाम दिया। उस सब्जेक्ट का क्लास में दाखिल हुआ। पहले ओवर के एहतमाम पर वो मामूल के मुताबिक प्रोफेसर अकील की क्लास से जाने के लिए उठने लगी थी। अज़हात ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुपचाप बैठी रहो। आजाद ने टूटते हुए उसे वापस बिठाया। मेरा ख्याल है आज आपने वक्त नहीं देखा। पहला ओवर खत्म हो चुका है। बिलवास्ता उन्होंने मेराम को देखा। मेराम बाहर नहीं जाएगी, वो यही हमारे साथ क्लास लेगी। जवाब अज़हात की जानिब से मिला। अगर मेराम नहीं होगी तो कोई आपकी क्लास नहीं लेगा। चलो मेराम। मेराम, तुम वहां क्यों रहती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस जगह से? इतना बड़ा शहर कराची, कहीं और भी तो रह सकती हो। रेड लाइट एरिया ही क्यों? अज़हात ने अफसुदगी से पूछा। मैं वहां रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ वहां रहती है। मेराम ने लापरवाही से शाने उचकाए। तो क्या वो? आजाद ने अपना फिक्रा नामुकम्मल छोड़ा। नहीं, तवाइफ वो भी नहीं है, पर जमाने ने बना दिया। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द को जगह दी जो मेरे बाबा थे। पर वो कौन थे, क्या करते थे, आप कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मेराम के चेहरे पर उदासी की लहर छा गई। तो अपनी माँ से बात करो, पूछो उनसे। मैं तुम्हारे बाबा को ढूंढने में मदद करूंगा। आजाद ने उम्मीद दिलानी चाहिए। कोई फायदा नहीं आजाद। जिस लड़की के एक मरतबा कदम लेफ्ट राइट एरिया में पड़ गए, फिर चाहे वो नेक भी हो बेकसूरी हो, फिर भी उसे कोई नहीं अपनाता। मीराम ने समाज के तल हकाइक जाने की कोशिश की। और फिर चाहे तेजाब से ही नहा ले, लेकिन इसे समाज में नापाक और बदकिरदार ही तस्वर किया जाता है। मगर मर्द अगर कसूरवार भी हो, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो इज्जतदार बन जाता है। यही इल्मिया है इस माशरे का। उसने अफसोस करते हुए साजिद का, मुझसे शादी करोगी? वो मेराम की बात करते हुए बोला। मेराम के लिए जितना सबके सामने मोहब्बत का इताब करना गया मुतवक्का था, इतना ही उसका प्रपोज करना चूक गया। वो बिना पलके झपके जगटर उसको देखने लगी। रेड लाइट एरिया में बारात नहीं आती अज़हात, वहां से औरत का जनाजा निकलता है, डोली नहीं। मेरा जहमी मुस्कुराई उठकर जाने लगी। मोहब्बत उसे बेथी। आजाद की मोहब्बत का जानकर उसके प्रपोजल पर वो खुशी से सरशार थी, लेकिन अपने और आजाद के तफरीक ने उसे अपने अरमान दिल पर दबाने पर मजबूर कर दिया। शहर के गिरदो नामे सुर्दू का आगाज अपने जोरों शोर से जारी था। इस रात के बाद एबी दोबारा रूही से नहीं मिला था और ना ही उसे कॉल और मैसेज किए थे। अपने वादे के मुताबिक उसने रूही को तंग करना छोड़ दिया था। रूही को जिंदगी फिर से मामूल पर आती हुई महसूस हुई। नागान वो अक्सर एबी को याद करने लगती, लेकिन उसे गैंगस्टर होने का सोचकर खौफजदा हो जाती। यूनिवर्सिटी की तात्या खत्म होने में कुछ दिन बाकी थे। उस दिन रूही देर से उठी और नाश्ता बाहर करने के इरादे से ट्राउजर और ढीली सी शर्ट पहनने, कांधों पर गर्म शाल और अपना हैंड बैग डाले हौसलों से बाहर आ गई। सर्द मौसम को एंजॉय करते हुए सुस्त रवि से सड़क किनारे चलने लगी। मौसम तात्या के बाद वस्ती से रफ्तार रश न होने के बराबर था। धुंध में चलती हुई रूही थोड़ा आगे बढ़ती कि उसे एक वैन अपने सामने रुकती हुई, उसमें से 2 हट्टे करते मर्द उतर कर अपनी जानब आते हुए नजर आए। वो हड़बड़ा कर उससे पहले कि वो भागती, इन दोनों मर्दों ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। लीव मी, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। वो मजामत करते हुए उनसे शिकंजे से आजाद होने के जतन करने लगी। उन दोनों ने घसीटते हुए उसे वैन में डाल दिया और जन करके कार चला दी। इस बहरी जहाज के एक क्वार्टर में खड़े लिस्ट देख रहे थे कि उनके सामने दीवार से लगी 6 लड़कियां डैडी से हमी हुई बैठी थी। उनके असला बरदान कुंडे पहरा देने में मसरूफ थे। बास 3 लड़कियां भी आ रही हैं। मियाँ बाई के अकब से एक आदमी गोया हुआ। मियाँ बाई ने सारा इस्बाब में हिलाया और मोबाइल फोन जेब से निकाला। शेर शाह दाद को कॉल मिलाई। दादा, माल रेडी है, 2 दिन तक पहुंच जाएगा। मैंने ये हंसते हुए मियाँ बाई ने शेर शाह दाद को आगाह किया। वो इन्हें तफसीलात से आगाह कर रहा था जब 2 आदमी नशे में गिरती फिरती रूही को थामे क्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और उसे बकाया लड़कियों के जान धकेल दिया। रूही गिरती हुई दीवार से जा लगी। जैसे जैसे रूही के सेंस बहाल होने लगे, उसे वहां होती हुई कार्रवाई समझ में आने लगी। उसकी धड़कन बेतरतीब होने लगी, लेकिन उसने होश से काम लेना लाजम समझा। सर्दी और खौफ की मिलीजुली कैफियत से कामती हुई उसने कांधे से लटकते हैंडबैग में हिफाजती आलात तलाश किए, पर कुछ न मिला। शायद वो आदमी इसके बैग से मोबाइल, पैसे, क्रेडिट कार्ड निकाल चुके थे। रूही की उम्मीद बचने लगी थी। उसने दोनों हाथ में सर गिरा लिया और आंखें बंद करके दिल ही दिल में वापस आई और मम्मा को पुकारने लगी। उसके सोचने की सलाहियत बेहिस थी। वो कोई रात निजात सोच नहीं पा रही थी। तभी उसके जेब में जमाका सा हुआ। उसने फिर से हैंडबैग में हाथ डाला। इस मटपा से मतलूबा आला मिल गया था। वो एक वायरलेस डिवाइस था जो बज़ाहिर कलम की शक्ल का था। इस वायरलेस डिवाइस को ना सिम की जरूरत थी और ना ही वाईफाई या रोमिंग सर्विस की। यह हवा में गर्दिश करते हुए सैटेलाइट के जरिए सिग्नल भेजने की सलाहियत रखता था। इस सैटेलाइट को सरकार ने खासतौर पर अपने बीवी और बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार करवाया था, जिससे वो मुसीबत के वक्त बिना किसी टेक्नोलॉजी के रसाई के भी अपनी फैमिली की हिफाजत को पहुंच सके। रूही के हाथ में हरकत शुरू हुई। उसे दीवार के जानब रुख फेर लिया और कलम नुमा डिवाइस का एक सिरा कान में लगाकर दूसरे मुंह के करीब कर दिया और दिल में दुआ पड़ती इसने डिवाइस ऑन किया। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। राजपूत पैलेस हर सू तारीकी में डूबा हुआ था। साइंसर का बेहद सो रहे थे जब एकदम उनके पास मौजूद वायरलेस डिवाइस की ट्यून बजने लगी। उन्हें झटके से आंखें खोली। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। रूह पे उन्होंने साथ सोई हुई बेगम की जगह को देखा।
वो वहीं पर थी और अहमद बिन के सामने अपने कमरे में सोने गया था। फिर डिवाइस का बजना खतरे की अलामत था। मेरी रूही। जहरीला प्रदेश में तन्हा बेटी का नाम पुकारते वो कंफर्टर पड़े फेंकते हुए उठे और फौरन से बेचता डिवाइस को छोटे सीधे को कान से लगाया। बाबा साईं, मैं मुसीबत में हूँ। रूही की सरगोशी उनके समत में पड़ी। रूही पकड़े जाने के खौफ से हल्की सरगोशी में गोया हुई। रूही, कहाँ हो आप? बाबा साईं घबराहट में इजाफा होने लगा। बेगम सरकार उठकर उनके पास आ गई। वो, मुझे नहीं पता, मेरे साथ और भी लड़कियां हैं, शायद हमें किडनैप करके कहीं लेके जा रहे हैं। बाबा साईं कुछ करें। उसकी आवाज कांपने लगी। रूही नजरें आसपास घुमाती मुंह के आगे हाथ रख के सरगोशी में गोया थी। एक पैरदार की उस पर नजर पड़ी तो उसके हाथ से कलम झड़प कर बहरी जहाज से बाहर पानी में फेंक दिया और रूही को जनाडेदार थप्पड़ रसीद किया। हेलो रूही। काल मुनकत्ता होने पर बाबा साईं की धड़कन बंद होने लगी। उनका रंग जर्द पड़ने लगा। क्या हुआ? सब ठीक है? रूही ठीक है ना? बेगम सरकार से मजीद रहा नहीं गया। उन्होंने अश्क आंखों से शोहर का बाजू झंझोड़ा। मम्मा। बाबा साईं, क्या हुआ? अहमद नींद बड़ी आंखें मसलता हुआ उनके कमरे में से आते शोर पर वहां आया। साईं सरकार ने तेज तेज सांस लेकर उसको कंपोज किया और बेगम के बजाय बेटे को मुखातब किया। अपनी मम्मा को संभालो, मैं आता हूँ। उन्होंने बेटे का शाना धब्बा का हौसला लाया और खुद साइड बाबा पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। मम्मा आए बैठे। अहमद ने मम्मा को कांधे से थाम कर बेड पर बिठाया। रूही मुसीबत में है। उसकी डिवाइस पर कॉल आई थी। मेरी बेटी। मम्मा की आंसू जारी हो चुके थे। मम्मा रिलैक्स, बाबा साईं गए है ना, कुछ नहीं होगा आप ही को, प्लीज रिलैक्स। अहमद ने मम्मा को उसे लगाकर चुप करवाने की कोशिश की। साईं सरकार विपरीत शहर के जैसे गुस्से से आग बगोला होते हुए पैलेस की इमारत से बाहर रहते उनके मुहाफिज अलर्ट हो गए और असला दुरुस्त करके उनके पीछे आने लगे। लेकिन साईं सरकार ने हाथ हवा में बुलंद करके 2 उंगलियों के इशारे से उन्हें वहीं रुकने का कहा और वापस पीछे हो गए। साईं सरकार ने लॉन के आखिरी हिस्से में सबसे नजरों से दूर खड़े होकर एक नंबर मिलाया। रूही किडनैप्ड हो गई है। कर क्या रही हो तुम? वो दान पर दान जमाए हुए यूं घुराए कि काल पर मौजूद शख्स की सांस थम गई। याद रखना, अगर यहाँ सूरज तुलू होने तक तुमने वहां उसे ना निकाला तो तुम वहां का आफ्ताब गुरूब होते हुए नहीं देख पाओगे। वाणी देते हुए उनने मुहालिफ सिमत से जवाब सुने बगैर पटक कर काल काटी। इंसान अपनी औलाद पर आने वाली मुसीबतों का कभी रवादार नहीं होता और ना ही वो इस इंसान से हमदर्दी रख सकता है जो इस तकलीफ का जिम्मेदार हो। काल खत्म करके वो अपनी कार की जानब भागे। ड्राइवर तेजी से उनके जानब आया लेकिन उससे पहले ही वो खुद सीट का दरवाजा खोले सवार हो चुके थे। उनके मुहाफिज दूसरी गाड़ियों में सवार हुए। तीनों गाड़ियां सायरन की आवाज बुलंद करते हुए गेट से बाहर निकल गई। आजल हेडक्वार्टर पहुंचो भी। अपने पीए को कॉल पर हदायत देकर उन्होंने सीट की पूछ से सटका दिया। उनके मजाइल का जायजा लेते हुए ड्राइवर अपनी हर मुमकिन कोशिश तेज रफ्तारी से कार दुढ़ा रहा था। रूही थपक पड़ते एक साइड को गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रुखसार आंसू से तर हो चुके थे। मियाँ बाई ने सिगरेट होंठों में दबाए इस गुंडे को इशारा किया तो वो इनमें से एक लड़की को बालू से घसीटता हुआ मियाँ बाई के पास ले गया। वो लड़की चीहो पुकार करने लगी पर वहां खड़े किसी मर्द पर उसके रोने का असर न हुआ। उसे देख देकर रूही समेत दूसरी लड़की में होशो हवास फैल गया। मियाँ बाई ने वो दहता हुआ सलाह इस लड़की के काने से थोड़ा नीचे बाजू पर गाड़ दिया। रूही ने आंखें सख्ती से मीच ली। फिजा में इस लड़की के दिल हरा चीहें बुलंद होने लगी। वो समा किसी की आमद से कम ना था। रूही बाबा दरवाजे के जाना उम्मीद बड़ी निगाहों से देखती पर वहां इन लड़कियों की आओ बग्गा सुनने वाला कोई ना था। उसके माजुबा महसूस निशान कान कर मियाँ बाई ने उसे पर्दे के तो दूसरी लड़की लाने का इशारा किया। स्टॉप इट प्लीज, ऐसा मत करो। रूही ने मियाँ बाई को रोकना चाहा मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर शेर शाह दाद का माल ना होता तो सबसे पहले मैं ही तुझ पर हाथ साफ करता। लीव मी, मेरे बाबा से तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे। रूही मसलसा हाथ पैर चलाती रही। ए बुलबुल, बहुत गर्मी है तेरे में, अभी निकालता हूँ। मियाँ बाई ने जलते आग पर से सिला उठाकर रूही के बाजू पर गाड़ दिया। बेहतर रूही की खराब बुलंद हुई। वो तरफ उठी और दर्द और तकलीफ की शिद्दत से इस पर लदश तारी होने लगी। रूही की आंखें बढ़ आई थी। दर्द की शिद्दत से वो बेहोश होने लगी थी। उसका दिमाग मफलूज हो गया था। निशान कंद कर मियाँ बीवी ने सलाह हटाई और उसके लंबे बाल काटते काटते मुट्ठी में जगह कर कैंची उठाई ही थी कि क्वार्टर में छोटा बर्पा हुआ। साथ ही गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। वो परेशान सा रूह मोड़ करने लगा कि एक जोरदार लात उसके जबे पर पड़ी और वो उछलता हुआ दूर जा गिरा। रूही, रूही। एबी ने उन मुंह गिरी रूही को सीधा किया। उसका सर अपनी गोद में रखा। उसकी गर्दन की शहरा पर 2 उंगलियां रखकर नब्ज टाइट की। उसकी सांस चलता पाकर एबी पर पुरसुकून हो गया। गर्दन पर से एबी की नजरें रूही के जले हुए बाजू पर जा ठहरी। उसके जहां पर एबी की आंखों में नमी उमड़ने लगी। ओह, तो ये तेरी महबूबा है। पता होता तो ये तेरी कमजोरी है तो पहले ही इटवा चुका होता। मियाँ बाई खुद को संभाले एबी के अकब में आकर खड़ा हुआ। गलत कहा मियाँ गफूर बाई। उसका लहजा इतना व्यस्त ना था कि मियाँ बाई के कदम पीछे हटने लगे। ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। पर अफसोस, अब तुम किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। एबी दारते हुए उस पर झपट पड़ा और बेरहमी से मियाँ बाई पर लातू गुस्सों की बरसात कर दी। एबी, माफ कर दो। बात मेरी होती तो माफ कर देता मियाँ गफूर, लेकिन शादी साईं के मामले में मैं माफी नहीं सिर्फ सजा देता हूँ। उसे सफाकी से जवाब दिया और ट्रैगर दबा दिया। वह रूही की जाने भागा। उसका बेहोश वजूद बाहों में बड़े बहरे जहाज से बाहर निकल गया।
इस वसी और अरीज शहाना बेडरूम के किंग साइड बेड पर रूही बेहिस पड़ी हुई थी। उसके बाएं जानब अमेरिकन मैड उसके बाएं जानब और कंधे को मजबूती से थामे हुए था रखा। दाएं जानब रेहान उसके जख्म को साफ करने में मसरूफ थी। ध्यान से करो, उसने रेहान को सदा लगाई। आराम से, उसे दर्द हो रहा है। ये भी से रहा नहीं गया और फिर से रेहान पर चलाया। चलाओ मत मुझ पर, मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हें इसे अस्पताल लेके जाना चाहिए था। रेहान ने शिकवा किया। पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई है, हर जगह पुलिस और शेर शाह दांत के आदमी फैल चुकी है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। एबी की आवाज मध्यम बढ़ गई। तो भी मुझे मेरे तरीके से काम करने दो, तुम बाहर जाओ। रेहान ने दिलासा देने की कोशिश की और सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गया। रेलिंग पर हाथ रखे उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। बार बार उसे ये बात सताने लगी कि ना वो रूही से दूर होता और ना ही रूही इतने बड़े हादसे का शिकार होती। अपने जज्बात काबू करते हुए उसने दीवार पर लगे कद आवर आईने पर मुट्ठी बनाए जरब लगाई। आईना उसकी हथेली को काटता हुआ रेजा रेजा हो गया। कमरे से निकलती रेहान की चीख निकल गई। एबी ने हाथ झटकते हुए तन नजर से उसको देखा तो उसे नजरअंदाज करते हुए किचन की जाने बढ़ गई। लाओ तुम्हारी भी पट्टी काट दूं। रेहान ने फिर से उसका हाथ थमना चाहा। कोई जरूरत नहीं है, तुम उसी को देखो। एबी ने दृष्टि से जवाब दिया। उसकी पट्टी हो गई है, पेन किलर और नींद के इंजेक्शन लगा दिए हैं, सुबह तक आराम से सोई रहेगी। उसे नरमी से बजा देते हुए एबी का हाथ थाम लिया। अब के बाद एबी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। रेहान उसे लिए रेलिंग के आगे रखी चेयर्स के जानब आई। एक चेयर पर एबी को बिठाकर दूसरी आगे करते हुए खुद बैठी और एबी के हाथ की मरहम पट्टी करने लगे। जख्म ठीक हो जाएगा ना? एबी ने मध्यम आवाज में पूछा। रेहान जानती थी यह सवाल रूही के जख्म के मतलब पूछा गया है। जख्म तो ठीक हो जाएगा लेकिन निशान बाकी रहेगा, उसे बनने में वक्त लगेगा। रेहान ने एक नजर से देखा, उसकी जानब मतवजह नहीं था। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी। रेहान ने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। एबी उसके दिलासे पर कोई रंदे मल ना दे सका। रेहान फर्स्ट एड बॉक्स लिए सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। सुबह रूही की बामुश्किल आंखें खुली। उसने बेध्यानी में करवट बदली तो दाएं बाजू पर लेटते ही वो कुड़ा उठी और उठकर बैठ गई। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पट्टी शुदा बाजू को छुआ और कल का वाकया याद करने की कोशिश की। 24 घंटे कबल हुए वाकये को याद करते हुए उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। उसने चारों सीमा देखते इस कमरे का जायजा लिया। ऐसा नहीं था कि रूही ने इससे पहले कभी इतना आला बेडरूम नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त वो खुद को वहां पाकर घबरा गई। कंफर्टर पड़े फेंकते हुए वो उठी और कमरे से बाहर आ गई। तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आई कि ठटक कर रुक गई। इस इंसान की मौजूदगी का उसे कतई अंदाजा नहीं था। रात के बरक्स एबी अपने पुराने फार्म में वापस आ चुका था। तुम? मैं कहाँ हूँ? रूही ने घर का मुशाहिदा करते हुए सवाल किया। ये मेरा घर है। एबी नरमी से गोया हुआ। तो तुमने किया है ये सब? तुमने अगवा किया है मुझे। रूही हवास बहाता हो गई। रूही मेरी बात सुनो, उसने समझाते हुए कदम आगे बढ़ाए। दूर हो मुझसे। रूही उंगली उठाकर तमिया करते हुए बोली। एबी वहीं रुक गया। रूही को अपना सर फिर से चिकराता हुआ महसूस हुआ। वो लाइन से बाहर की जाने भागी। गेट के पास मोहब्बत कुत्ते रूही को देखते हुए भौंकने लगे, पर एबी को दरवाजे पर नमूदार होते हुए देखकर वो खामोश होकर और एहतराम बैठ गए। रूही उल्टे कदम अंदर आ गई और बैग चुड़ के दरवाजे की जाने भागी। वो दरवाजा खोलते ही रूही शशदर रह गई। नीचे हर सू पानी ही पानी था। एबी का शुमाली कोई अतलस के संबंधी जजीरे पर बना हुआ था। वहां से राय नामुमकिन मुतरादिफ सा। मेरे पास माता ना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। रूही एबी के कदम अपनी जानब उठते हुए देखकर वैसे जद्दा हो गई। कूद जाओ, चलो जंप, एबी ने तंजी से कहा। उसके आगे आते हुए रूही ने कदम पीछे बढ़ाए कि लड़खड़ा गई, लेकिन बर वक्त एबी ने उसे बाजू से जकड़ कर गिरने से बचा लिया। समझती क्या हो तुम मुझे? अगर मैं तुम्हें वहां से ना बचाता तो इस वक्त तुम थाईलैंड के किसी कोठे पर बैठी हुई होती। वो तंजी से कहते हुए घुराया और उसकी बात सुनकर रूही की रूह तक काम गई। गलत स्मगलिंग ग्रुप था वो, जानती हो? एबी का गुस्सा बरकरार रहा। मुझे बचाने के लिए थैंक्स, अब मुझे जाने दो। रूही ने नरमी से इल्तिजा की। जब तक मामला टल नहीं जाता तुम यहीं रहोगे। अपनी मर्जी से रहो या जबरदस्ती, मुझे तुम्हें यहाँ किसी पिलर से बांध कर रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये भी कहते हुए 2 कदम पीछे हटा। रोहित के सर पर से गुजर कर सुस्त रवि से लॉन्च में आ गई। ये भी पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके साथ साथ चलता रहा।